हेलो दोस्तों, मैं दीपक नागर, अधिशासी अधिकारी, आप सभी का एसएफ क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, हम इस चैनल पर देख रहे हैं कि जो इकोनॉमिक्स करंट अफेयर के बारे में डेली पढ़ते हैं। डेली जो इकोनॉमिक्स में चर्चा में है कोई टॉपिक, उसको हम लेते हैं और उसको डिटेल में स्टडी करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के से जो बच्चे आते हैं उनके लिए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं नाम लिखते हैं, आप समझ जाओगे कि वो इंपॉर्टेंट क्यों है। तो बच्चों, उसका नाम है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी। अभी हाल ही में किसान आंदोलन हुआ था, उसमें भी एक बहुत बड़ा इश्यू था, पढ़ा ही होगा आप लोगों ने सबने। जो दिल्ली में किसान आंदोलन चला था, टिकरी बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे, तो उसमें एमएसपी का भी बहुत बड़ा मुद्दा था। तो आज हम इसके पूरा जानेंगे कि एमएसपी क्या होता है, क्यों इसको लागू किया गया, कब लागू किया गया, एमएसपी की गणना कैसे होती है, कौन करता है, और अभी जो किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उनकी क्या मांग है। उनकी बेसिक मांग है कि जैसे कि एमएसपी को क्या किया जाए, लीगल गारंटी दी जाए। तो क्या वो लीगल गारंटी देना संभव है, उस लीगल गारंटी का मतलब क्या होता है, ये सब मुद्दों के बारे में हम जानेंगे। तो बच्चों, हेडिंग डाल लीजिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। सबसे पहले तो न्यूज में क्यों आया, हम वही चीज पढ़ रहे हैं बच्चों जो न्यूज में आ रहा है। जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स का मुद्दा जो भी न्यूज में आता है हम उसको पढ़ रहे हैं। तो न्यूज में आया कब, तो बच्चों अभी 4-5 दिन पहले, लगभग शायद 17 या 18 अक्टूबर को एक मीटिंग हुई थी, अक्टूबर 2022 में। ये लगभग 17 या 18 से शायद 18 अक्टूबर थी। किसकी मीटिंग हुई थी? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं बच्चों? सीसीई, आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी। देखो बच्चों, क्या है, जो लोकतांत्रिक जो सिस्टम है हमारा, वो कैबिनेट सिस्टम बेस्ड है। तो कैबिनेट के कई सारी कमेटियां होती है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। तो इसका अध्यक्षता तो प्रधानमंत्री करते हैं। अध्यक्ष कौन होता है इसका? प्राइम मिनिस्टर होता है, कुछ चयनित या चुनिंदा मंत्री भी इसमें शामिल होते हैं। तो इस बैठक में क्या हुआ, इस बैठक में जो 6 रबी क्रॉप्स है ना, 6 रबी क्रॉप्स को के एमएसपी को मंजूरी दी है। जो 6 रबी फसलें हैं उनके एमएसपी को सरकार ने, कैबिनेट कमेटी ने मंजूरी दी है। अब देखो बच्चों, आप सबको पता है क्रॉप्स भारत में 3 प्रकार की होती फसलें। खरीफ की फसलें कब होती? खरीफ की फसलें होती है जो बरसात के बाद लगभग जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। सब आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, कई सारी फसलें होती है, जैसे कि सोयाबीन होती है या फिर राइस होता है। इसके बाद एक रबी की क्रॉप्स होती है। रबी की क्रॉप्स कब उगाई जाती है? तो रबी की वो जो सोविंग होती है ना, बुआई होती है, ये अक्टूबर में, अभी दिवाली के आसपास ही होती है। अभी चल रहा है, कई जगह पर देखा होगा आप लोगों ने, सरसों वगैरह की बुआई चल रही है। तीसरी होती है जायद, जो खरीफ और रबी के बीच में होती है, गर्मी में होती है शायद, ये सिंपल, ये अप्रैल मई में होती है, अप्रैल मई। इसमें सामान्यतः वो सब्जी और फल की होती है, ककड़ी, खीरा, वो क्या बोलते हैं, तरबूज, ये नदियों के किनारे होता है, आपने देखा होगा। तो जायद फसलें होती है। तो मुख्य फसलें खरीफ और रबी होती है। जायद को सामान्यतः इसको कमी माना जाता है। और जो एमएसपी भी है ना, वो खरीफ और रबी के लिए डिसाइड होती है, जायद की फसलों के लिए एमएसपी नहीं है। तो सरकार ने क्या निर्णय किया बच्चों? अभी सीसीए ने क्या निर्णय किया? सीसीए ने निर्णय किया कि जो रबी की क्रॉप्स है ना, अभी बुआई चल रही है। देखो बच्चों, एक तो ये हमेशा याद रख लो कि जो एमएसपी होती है ना, वो बुआई के पहले सरकार डिसाइड करती है, बुआई के बाद नहीं करती है। बुआई का जब सीजन चलता है उसके पहले सरकार डिसाइड कर देती है। क्यों करती है वो सब मैं बताऊंगा आगे धीरे धीरे चल के। तो जो सीसीए ने क्या किया, जो रबी क्रॉप्स थी इनकी एमएसपी डिसाइड कर दी। टोटल 6 रबी क्रॉप्स थी, जैसे कि गेहूं की बच्चों, जो रबी 110 रुपए एमएसपी बढ़ाकर कितनी कर दी? 2125 कर दी।
आपको याद नहीं रखना ये कि कितनी एमएसपी है, एक आध चीज की याद रख सकते हो, चाहो तो गेहूं की, बाकी सबकी याद नहीं रखना। मैं केवल बता रहा हूं, इसमें एक मुद्दा है, एक बिंदु है, ये बड़ा जो इंक्रीज करिए ना एमएसपी, उसमें एक बिंदु है, उसको समझाने के लिए मैं इतना लिख रहा हूं। नहीं तो आपको याद नहीं करना कितना बड़ा है, कितना एमएसपी है। सिंपल गेहूं का जरूर याद रख सकते हो कि भाई 2125 रुपए है। गेहूं के बाद में बच्चों जो बारले होता है, बीट या बारले, या इसको कहते हैं जो में भी लगभग 100 रुपए की बढ़ोतरी करके कितना कर दिया, 1735 रुपए कर दी इसकी। थर्ड है बच्चों ग्राम को हिंदी में अपन कहते हैं चना की एमएसपी लगभग कर दी गई है बढ़ा के, कितनी 105 रुपए बढ़ा के 5335 कर दी गई। मुझे खुद को याद नहीं, मैंने खुद ने इसको ध्यान नहीं दिया, जरूरत नहीं है इसके। हर फसल की एमएसपी आपको कोई याद नहीं करनी है कि 5300 है 5400, मैं तो इसको कुछ समझाने के लिए आपको ही बता रहा हूं। इसके बाद बच्चों है मसूर दाल होती है, आप लोगों ने देखा होगा। मसूर दाल को बढ़ा के 500 रुपए बढ़ाया और इसकी एमएसपी होगी 1000 रुपए। ठीक है। इसके बाद रेपसीड या मस्टर्ड, सरसों कहते हैं ना, सरसों की एमएसपी बढ़ाई सरकार ने 400 रुपए और 5450 हो गई। 6 क्रॉप अपनी थी सेफ्लावर, इसको बढ़ा के कर दिया 5650 रुपए और एमएसपी बढ़ाई 209 रुपए। तो बच्चों मैंने ये इसलिए सीखा, आपको इसमें कुछ भी याद नहीं करना कितना रुपए बढ़ाई, कितनी घटाई, कितनी होगी। केवल एक आध फसल की सिंपल याद रख सकते हैं। गेहूं का कई बार बार काम पड़ता है, तो उसको गेहूं का आप एमएसपी याद रख सकते हैं कि 2125 रुपए, कहीं पर लिखना हो क्योट करना हो तो। नहीं तो एग्जाम में कभी भी ये नहीं पूछेंगे कि है ना कौन सी फसल अभी चल रही है, कि क्या एमएसपी चल रही है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। तो मैं इसके थ्रू ये बताना चाहता हूं कि सरकार ने देखो गेहूं की एमएसपी केवल 110 रुपए बढ़ाई है और जौ की भी 100 रुपए बढ़ाई है, लेकिन देखो मसूर 500 रुपए बढ़ाई है, सरसों के 400 रुपए बढ़ाई है, सेफ्लावर की भी 200 बढ़ाई है। तो सरकार ने जो एमएसपी है ना बच्चों, वो दाल, ये क्या होता है, मसूर दाल ही तो है, दाल और जो खाद्य तेल होते हैं ना, वेजिटेबल ऑयल जिनसे तेल निकलता है, उनकी एमएसपी ज्यादा बढ़ाई है। ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। सरकार का बल अब जो खाद्यान्न है, गेहूं चावल, इन पर कम है और वेजिटेबल ऑयल और पल्सेस पर ज्यादा है, क्योंकि हम बड़ी मात्रा में दाल और खाद्य तेल का इंपोर्ट करते हैं। खाद्य तेल का आप सुनोगे, पाम ऑयल हम इंडोनेशिया से, मलेशिया से मंगाते हैं, दालें भी हम इंपोर्ट करते हैं, तो हमारा बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा भंडार खर्च होता है इसमें। इसलिए ना सरकार का बल किया है कि अब गेहूं और चावल को थोड़ा सा कम हो है खेती, और दाल और वेजिटेबल ऑयल की खेती बढ़ाए। तो कैसे बढ़ाएगी गवर्नमेंट एमएसपी उनके बढ़ा दी, तो जिसकी एमएसपी ज्यादा होगी कहीं ना कहीं किसान का रुझाव उसकी तरफ होता है। तो बच्चों ये तो मैंने न्यूज पढ़ाई है आपको कि 18 तारीख को जो न्यूज में क्या क्या बात हुई। अब मैं आपको इसका बेसिक शुरू करूंगा कि एमएसपी क्या होता है। अब शुरुआत हम यहां से करेंगे बच्चों। तो अब हेडिंग डालो, एमएसपी क्या है। एमएसपी की परिभाषा देखो बच्चों, मैं पहले एक बार इसकी पूरी राम कहानी समझ लेता हूं। कोई भी फार्मर, सपोज करो इसने कोई चीज बाई, सपोज करो राइस बाया, राइस उगाया इसने या सो किया राइस, तो अब इसने आज इसने राइस उगा दिया, इसमें खर्च भी करेगा, ये एग्रीकल्चर इनपुट लगाएगा, जैसे इसका बीज लगाएगा, फर्टिलाइजर लगाएगा, केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह सब होते हैं, पेस्टिसाइड होता है, ट्रैक्टर वगैरह सब खर्चा करेगा। लेकिन सपोज करो जब प्रोडक्शन हुआ और ये मार्केट में बेचने गया, तो इसको यहां पे भाव बहुत कम मिला, मार्केट में प्राइस बहुत कम थी उस टाइम पे। तो जब किसान अपना माल वहां पे बेचने जाएगा तो किसान का तो नुकसान हो जाएगा। तो सरकार इस किसान के इस नुकसान को भरपाई को करने के लिए या नुकसान से बचाने के लिए क्या एमएसपी का कंसेप्ट लेके आई। एमएसपी क्या होता है बच्चों, ये न्यूनतम दर होती है, न्यूनतम प्राइस होती है, न्यूनतम कीमत जिस पर सरकार फसल को खरीदने के लिए मजबूर होती है, फसल को खरीदने के लिए बाध्य होती है, यह सरकार की ड्यूटी होती है। अब सपोज करो, मान लो
किसान है, किसान ने ये राइस उगाया, अब सरकार ने इसका मान लो एमएसपी 4,000 रुपये डिसाइड कर दिया। अब वो जैसे प्रोडक्ट तैयार हुआ, क्या मार्केट में गया, सपोज करो उस टाइम मार्केट में भाव 3800 रुपये था, तो अब किसान 4,000 रुपये में सरकार को बेच सकता है। ये आप सब लोगों ने देखा होगा, सरकारी कांटे लगते हैं ना मंडियों में, जो सरकारी रेट पे वो सरकार माल खरीद लेती है। अब सपोज करो मार्केट में भाव कितना है, 4,500 है, तो किसान सरकार को बेचेगा कि मार्केट में बेचेगा? जाहिर सी बात है सरकार को नहीं बेचेगा, मार्केट को बेचेगा। तो एमएसपी पर किसान को बेचना कंपलसरी नहीं है। ये तो एक प्रोटेक्शन प्रदान करता है कि अगर जो बाजार में भाव है वो एमएसपी से कम हो जाता है तो सरकार इसको पे लेने के लिए बाध्य है। ये बात होता है इसका। तो जो फसलों के भाव में उतार चढ़ाव होता है बहुत ज्यादा, उससे किसान को प्रोटेक्शन करने के लिए ही एमएसपी का कंसेप्ट लाया गया है। और एमएसपी पर सरकार खरीदने की ड्यूटी होती है इसकी। हालांकि लीगल नहीं है ये, पर फिर भी सरकार खरीदती है मोटा मोटी। और जब फसल का भाव ज्यादा मतलब मार्केट में ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है किसान मार्केट में बेचेगा, और कम होगा तो एमएसपी पर सरकार ले लेगी। तो ये एमएसपी का बेसिक कंसेप्ट है कि ये एक न्यूनतम कीमत होती है जिस पर सरकार फसल को खरीदने के लिए बाध्यकारी होती है। ठीक है बच्चों। और है ना, कोई भी जब फसल की बुवाई होती ना, उस बुवाई होने के पहले सरकार इसको घोषणा करती है। अभी देखो अक्टूबर में सरकार ने घोषणा कर दी, अभी तो बुवाई चली रही है, बुवाई शुरू ही नहीं हुई, सरकार इसकी घोषणा करती है। क्यों करेगी ऐसा? ताकि किसान उस एमएसपी को देख के क्या बोना है उसका माइनस बना सकता है। अगर किसान ने पहले ही बुवाई कर दी तो और एमएसपी बाद में घटाई बढ़ाई सरकार ने, तो किसान को उसका लाभ ही नहीं मिल पाएगा ना। किसान को पता ही नहीं कि एमएसपी ज्यादा है कम है, तो किसान ऐसी फसल बोएगा जिस पर एमएसपी ज्यादा है। तो इसलिए सरकार क्या करती है, बुवाई करने के पहले ही इसकी घोषणा कर देती है। तो बच्चों यहां तक आपको सब क्लियर हो जाना चाहिए। इसका बेसिक जो ऑब्जेक्टिव होता है एमएसपी का, वो क्या होता है बताओ? सबसे ज्यादा तो होता है कि किसान को जो उपज हो रही है, किसानों को उनका जो उपज हो रही है उसका सही मूल्य दिलाना। बाजार में भाव कम है तो सरकार एमएसपी पे खरीद लेगी, सही मूल्य दिलाना। ये उसका मुख्य ऑब्जेक्टिव है। किसान को जो फसलों के उतार चढ़ाव होता है भाव, उससे प्रोटेक्ट करना है। अगर किसान का मान लो उपज का भाव बहुत डाउन हो गया, गेहूं है, गेहूं का भाव अगर बेचते टाइम बहुत डाउन हो गया तो किसान को लॉस हो जाएगा। लेकिन सरकार यहां गारंटी दे रही है कि भाई हम इतना तो पैसा आपको देंगे ही देंगे, इस पर हम खरीद लेंगे चाहे भाव कितना भी नीचे चल जाए, तो किसान को सही भाव मिलेगा। दूसरा होता है खुद गवर्नमेंट को भी चाहिए रहता है। किस लिए? पढ़ा होगा ना आपने, गवर्नमेंट चलाती है पीडीएस, खाद्य पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चलाती है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इसमें क्या होता है, एनएफएस से पढ़ा होगा ना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून। क्या करते हैं, 3 रुपए किलो, 2 रुपए किलो, 1 रुपए किलो क्या देते हैं? ये मोटा अनाज 1 रुपए किलो, 2 रुपए किलो में क्या देते हैं? गेहूं देते हैं। 3 रुपए किलो में क्या देते हैं? चावल देते हैं। तो सरकार पीडीएस चलाती है, गरीब आदमी को 5 किलो प्रति व्यक्ति एनएफएस में देते हैं, चावल, गेहूं, मोटा अनाज। तो अब ये गेहूं कहां से आएगा सरकार के पास में? कैसे बांटेगी एनएफएस में? आंगनबाड़ी में सरकार पोषण देती है, मिड डे मील में गेहूं चाहिए, तो सब कहां से आएगा? तो सरकार को खरीदना पड़ेगा, जैसी बात है गेहूं और चावल। इसलिए क्या करेंगे, तो गेहूं चावल कैसे खरीदेगी? तो एमएसपी पे खरीदेगी। तो 2 ऑब्जेक्टिव हो गए इसके बच्चों, एक तो किसान को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाना, दूसरा सरकार को खुद को जरूरत है पीडीएस चलाने के लिए, जो लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाने के लिए। अभी जैसे आज की डेट में चल रहा है क्या, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, 5 किलोग्राम गेहूं चावल फ्री में दे रहे हैं गवर्नमेंट। सब लोगों ने देखा होगा, गांवों में मिल रहा है ये। तो ये कहां से चलेगी जब सरकार के पास गेहूं चावल होगा? इसलिए एमएसपी जरूरी है, एमएसपी पे गवर्नमेंट इसको खरीद लेती है। अब बच्चों जो भारत में एमएसपी की स्टार्टिंग हुई थी ना, एमएसपी की शुरुआत, वो हरित क्रांति के साथ ही हुई थी। हरित क्रांति का ही पार्ट था एक तरह से, ये ग्रीन रिवॉल्यूशन के साथ ही हुई थी। हरित क्रांति हुई थी फरवरी में 1966 में, फरवरी 1966 में। तो
एमएसपी की शुरुआत जो भारत में ये इसका ग्रीन रिवोल्यूशन की स्टार्टिंग के साथ में हुई थी 1966 में। बेसिकली गेहूं चावल के लिए शुरुआत में स्टार्टिंग हुई थी, उसके बाद इसको धीरे धीरे और फसलों में बढ़ा दिया गया है। अब मैं आपको बताऊंगा इसमें कि एमएसपी की गणना कैसे होती है, एमएसपी कौन डिसाइड करता है। अब बच्चों ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एमएसपी का निर्धारण कैसे होगा। अभी मैंने बताया आपको गेहूं का एमएसपी था 2135 रुपए कुछ, तो ये कैसे डिसाइड होता है। तो बच्चों इसके लिए एक संस्था है, बहुत फेमस है, सैकड़ों बार हर एग्जाम में पूछा जा चुका है, CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेज, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, इसको बच्चों हिंदी में कहेंगे कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। बेसिकली बच्चों 1965 में एग्रीकल्चर प्राइसेज कमीशन की स्थापना हुई थी, APC। इसी को बाद में नाम बदल के क्या कर दिया गया 1985 में, इसको 1985 में इसका नाम बदल के थोड़ा और मॉडिफाई करके इसको CACP बना दिया गया। तो मैं दोबारा बता रहा हूं कि जो MSP का निर्धारण होता है वो एक संस्था है, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन बना था 1965 में। बाद में सरकार ने उसमें थोड़ा और बदलाव करके उसको रिस्ट्रक्चर करके 1985 में क्या बना दिया, CACP बना दिया, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेज। ये कृषि मंत्रालय के अंडर आता है बच्चों, कृषि मंत्रालय के अंडर एक संस्था है, जो भारत सरकार का कृषि मंत्रालय है उसके अंतर्गत एक संस्था है। इसका काम क्या होता है, इस CACP का काम क्या होता है, बेसिकली का काम होता है कि ये फसलों की MSP की कुछ गणना करती है। मैं बताऊंगा कि MSP की गणना कैसे करते हैं, उसकी गणना करके MSP गणना करके सरकार को सिफारिश करती है। सपोज करो इसने कुछ गणना करी, चावल का सर इतना खर्चा आया, इतना ये हुआ, इसने गणना कर दी, वह 3000 होना चाहिए, तो गणना करके सरकार को क्या करेगी, ये सिफारिश करेगी बच्चों। अब मैंने यहां शब्द लिख रहा हूं सिफारिश करेगी, इसका निर्णय बाध्यकारी नहीं होता है, ये केवल रिकमेंडेशन देती है गवर्नमेंट को। फिर इसकी रिकमेंडेशन पर कौन बैठता है, अभी अपने शुरुआत में पढ़ा था न्यूज में, CCEA, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ये फिर फाइनल डिसीजन लेगी कि MSP कितना रखना है। ये चाहे तो जो इसने रिकमेंड करा उसको बढ़ा सकती है, घटा सकती है। फाइनल अथॉरिटी कौन है, CCEA, फाइनल डिसीजन लेती है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, सिंपल पूछ सकता है कि भारत में MSP का अंतिम निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो CACP द्वारा नहीं किया जाता है, CCEA द्वारा किया जाता है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भारत में MSP की रिकमेंडेशन किसके द्वारा की जाती है, सिफारिश, तो CACP के द्वारा की जाती है। ये CACP बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। 1965 में बना था एग्रीकल्चर कमीशन प्राइस, इसको बाद में क्या किया था 1985 में CACP में कन्वर्ट कर दिया। कौन से डिपार्टमेंट के अंडर में है, तो ये है ना, अपन इसको पढ़ चुके हैं, कृषि मंत्रालय के अंडर आता है बच्चों। इसका ध्यान रखना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस MSP में सबसे मुख्य मुद्दा यही है कि है ना, इसको डिसाइड कौन करता है, CACP का क्या रोल है और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स का क्या रोल है। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे बच्चों कि MSP के अंडर में कितनी फसलें आती है टोटल। MSP के अंदर कुल फसलें, कितनी फसलों पर MSP लागू है, क्या पूरे सभी पर लागू है, क्या चयनित फसलों पर लागू है। तो बच्चों केवल ये 23 फसलों पर लागू है, 22+1। अभी 22+1 क्यों लिखा है इसको मैं बताऊंगा। टोटल 23 फसलों पर ये लागू है। एक इसको अलग दिखाया है, ये है गन्ना। गन्ने पर क्या होता है बच्चों, एक अलग चीज लागू होती है, MSP जैसा ही होता है, पर उसको कहते हैं FRP, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेज, FRP। तो ये FRP MSP जैसा ही होता है, पर इसको गन्ने के संबंध में एक अलग से नाम दे दिया गया है उसको, FRP। तो टोटल 22+1+1
23 क्रॉप्स के लिए वर्तमान में ये लागू है एमएसपी। हालांकि आप लोग सब लोगों ने देखा होगा, कई लोग खेती करते हैं आप में से गांव ग्रामीण क्षेत्रों में, तो कितने की सरकार खरीद करती है? बहुत कम, केवल गेहूं और चावल और सरसों, 3-4 फसलें उन्हीं को एमएसपी पे सरकार खरीद करती है। बाकी 23 फसलों में से तो शायद मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा फसलों पर खरीद होती, खरीदी नहीं होती, कांटे नहीं लगते। केवल गेहूं का, चावल का और चने का और सरसों का, ये 4-5 फसलों के कांटे देखे मैंने, वो भी एक लिमिटेड ही परचेज करती है। उन सब का हम बताएंगे भी आगे क्या रीजन है और क्या इसमें सुधार होना चाहिए। तो बच्चों ये हो गया, ये आपको याद रखना है कि कितनी फसलों पर लागू है और ये गन्ने का क्या कंसेप्ट है। गन्ने का कंसेप्ट फेयर एंड डिम्यूटिव प्राइस का। अब बच्चों मैंने जब सीएससीपी बताया था तब आपको बताया था कि एमएसपी की गणना कौन करता है? सीएससीपी करता है। तो एमएसपी गणना कैसे करता है? एमएसपी की गणना कैसे करता है, उसका क्या फॉर्मूला होता है कि गणना का फॉर्मूला A2 क्या है, A2 प्लस FL क्या है, C2 क्या है। और जो स्वामीनाथन आयोग का बार बार जिक्र होता था किसान आंदोलन में, अगर आपने किसान आंदोलन को ढंग से ट्रैक किया होगा ना तो उस टाइम देखा होगा बार बार में संयुक्त किसान मोर्चा की मांग क्या थी कि स्वामीनाथन फार्मूला को लागू किया जाए। तो स्वामीनाथन फार्मूला क्या है यह भी हम इसके समझेंगे। तो जो बच्चों सबसे पहले एमएसपी की गणना का फॉर्मूला है A2। A2 फॉर्मूला है। इस A2 फॉर्मूले में क्या होता है, देखो किसान में क्या किया, सपोज करो गेहूं बुआ, गेहूं की खेती कर रहा है वो, तो सबसे पहले क्या लाएगा? बीज लाएगा, फिर खाद लाएगा, फिर पेस्टिसाइड लाएगा। इसमें कोई ट्रैक्टर वगैरह का खर्चा होगा, ट्रैक्टर अगर उसको ट्रैक्टर किराए से लेगा या खुद का भी लेगा तो उसमें डीजल वगैरह लगेगा। इसमें कुछ मजदूर भी लगेगी, मजदूर नहीं बुलाते कि फसल कटाई के लिए इनके लिए। तो इन सब खर्चे को जोड़ लिया जाता है, जो वैल्यू निकलती है उसको A2 कहते हैं। फिर ये A2 के ऊपर कुछ सरकार दे देती है कि A2 प्लस 20% एमएसपी होगी। तो समझ के बच्चों A2 में किसान जितने भी खर्चे करता है ना, समस्त खर्चे वो शामिल किए जाते हैं। किसान द्वारा जब खेती करता है तो खेती में क्या क्या उसने खर्चा करता है वो सारे खर्चे जोड़ लो। बीज लाया बीज जोड़ लो, खाद लाया खाद जोड़ लो, इन सब का खर्चा जोड़ लो एक बार में, और जो वैल्यू आएगी वो A2 वैल्यू कहेंगे उसको। अब सरकार से हो सकता है A2 प्लस, भाई A2 तो कल खर्चा हो गया, अब उसको कुछ प्रॉफिट देना पड़ेगा ना, तो A2 प्लस 30% दे सकते हैं, 40 दे सकते हैं, ये गवर्नमेंट की इच्छा है। तो एक ये फॉर्मूला होता है और ये अभी इंडिया में लागू नहीं है बच्चों, पहले था, आज की डेट में A2 फॉर्मूला अभी लागू नहीं है। A2 फॉर्मूले में क्या होता है, सारे खर्चे शामिल किए जाते हैं, जो भी सरकार किसान जेब से खर्च करता है वो सारे खर्च इसमें कर ले। ये बहुत संकीर्ण होता है, इसमें कई चीजें शामिल नहीं होती, वो मैं आगे बताऊंगा अब दूसरे फॉर्मूले में। बच्चों दूसरा फॉर्मूला है A2 प्लस FL। FL ये है यहां पर फैमिली लेबर। अब देखो इसके नाम से स्पष्ट है, इसमें A2 तो शामिल है ही है, मतलब जितने भी खर्चे किसान अपने जेब से कर रहा है वो तो इसमें आएंगे, वो तो आना ही है। लेकिन साथ में इसमें एक चीज एक्स्ट्रा जोड़ी गई है, फैमिली लेबर। फैमिली लेबर क्या है, किसान क्या करता है, अपने खेत पे काम करता नहीं करता, अपने खेत पे क्या करता है, मजदूरी करता है, काम करता है, किसान करता है, उसकी पत्नी करती है, उसके बेटे बेटे सभी करते हैं। तो अगर सपोज करो ये किसान खेती नहीं करता, जमीन नहीं होती इसकी, ये दूसरे क्या मजदूरी करने जाता, तो कुछ पैसा मिलता नहीं मिलता, बताओ मिलता? तो वो मिलता है, तो जब वो अपने खेत पे भी मजदूरी कर रहा है तो उसको एमएसपी की गणना में शामिल करना चाहिए नहीं चाहिए। तो ये फॉर्मूला ये कहता है कि किसान जो सारे खर्च कर रहा है वो तो कर ही रहा है, वो तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। साथ में अगर किसान अपने खेत पे काम करने की बजाय दूसरे क्या मजदूरी करता, या किसान अपने खेत पे खुद काम नहीं करता, मजदूर को बुलाता, उसकी जगह मजदूर काम करता, तो वो मजदूर पैसे लेता नहीं लेता, तो खर्चा होता, तो उस खर्चे को भी एमएसपी की गणना में शामिल किया जाना चाहिए। अब मुझे बताओ A2 ज्यादा होगा कि A2 प्लस FL ज्यादा होगा? तो जाहिर सी बात है ये ज्यादा होगा। अगर इसके आधार पर एमएसपी की गणना करेंगे तो किसान को ज्यादा एमएसपी मिलेगी, ज्यादा राशि होगी। तो इसलिए वर्तमान टाइम में
गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट कह दो या सीएससीपी कह दो, एक ही बात है। सीएससीपी भी गवर्नमेंट का ही पार्ट है, कृषि मंत्रालय के अंडर तो आता है। सीएससीपी इसी फॉर्मूले को अपनाता है। ठीक है बच्चों, फिर मैं बता दूं, अब एक बार और बता दूंगा। A2 प्लस एफएल समझ गए होंगे। जो किसान अगर अपने खेत पर काम ना करके कहीं और मजदूरी करता तो उसको जो वेज मिलता वो इसमें शामिल होना चाहिए। तीसरा फॉर्मूला और है जिसकी बहुत चर्चा होती है और किसान आंदोलन की मांग यही थी, क्या थी? C2। C2 में क्या होता है बच्चों? A2 तो है ही है, साथ में FL भी है। पुराना तो शामिल है, इसमें एक और दो कुछ और चीज शामिल है प्लस। देखो जितने भी फॉर्मूले है उसमें पुरानी चीज शामिल होती है, नई चीज कुछ और होती है। क्या होती है इसमें? इसमें है भूमि का किराया। अब सपोज करो किसान की जमीन है, अगर उसकी जमीन नहीं होती किसी किसान के पास में, वो किराए पे लेके खेती करता तो उसको कुछ पैसा मिलता नहीं मिलता, देना पड़ता। और या खुद खेती ना करके वो अपने किसान अपनी जो जमीन है वो किसी को कहते हैं ना गांव में जपाई पे देना, जपाई पे दे देता तो किसान को इनकम होती नहीं होती। तो वो जो जपाई से इनकम होती है या भूमि का किराया होता उसको भी एमएसपी गणना में शामिल करना चाहिए। साथ में अगर किसान ने कुछ पैसा लगाया, कुछ पूंजी निवेश करिए सपोज करो शुरुआत में उसमें, तो अगर वो पूंजी निवेश ना करके किसी को उधार दे देता या बैंक में जमा करता तो ब्याज मिलता नहीं मिलता। तो पूंजी पर ब्याज, ये दो चीजें और इसमें एक्स्ट्रा जोड़ी गई है, तब जाके C2 बनाया गया, C2 बनाया। अब मैं दोबारा एक बार रिवाइज कर देता हूं तीनों चीजों का। ये गेहूं है, ये किसान है की खेती, किसान की जमीन है, ये राजा बाबू अपना किसान है, ठीक है। इसमें ये गेहूं उगा रहा। अब हमारा उद्देश्य क्या है? गेहूं की एमएसपी की गणना करना। हर फसल की एमएसपी एक नहीं हो सकती, किसी फसल में ज्यादा खर्चा होता है, किसी में कम होता है। ज्यादा खर्चा होता है उसमें ज्यादा एमएसपी होनी चाहिए, कम फसल खर्चे वाली फसल में कम एमएसपी होनी चाहिए। तो सामान्य बुद्धि है। अब ये किसान क्या करेगा? खेती करना चाहता है तो सबसे पहले क्या कर लेगा? आएगा इनपुट लेके आएगा, इनपुट सीड, ब्याज, वो क्या कहते हैं सीड को क्या कहते हैं? बीज, पेस्टिसाइड कीटनाशक, और क्या होगा? फर्टिलाइजर खाद, ट्रैक्टर अगर खुद का होगा तो उसमें डीजल लाएगा, नहीं तो किराए पे लाएगा। और कई सारे इनपुट और शामिल हो सकते हैं इसमें। तो अगर इन सारे इनपुट को जोड़ लो तो जो खर्चा आया उसके आधार पर अगर एमएसपी की गणना करें तो उसको कहेंगे A2। समझ गए? ये पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला बच्चों, अब है ना, ये किसान था, यहां इसका एक खेत है, इस पर कुछ मजदूर काम कर रहे हैं, खुद भी यहां काम कर रहा है, इसकी पत्नी भी काम कर रही है, इसका बेटे भी काम कर रहे हैं। अगर ये इस खेती पर काम नहीं करता, खेत पे, या किसी और के काम करना चाहता, या अपनी जगह मजदूर को बुलाता, तो उसको पैसा देना पड़ता नहीं पड़ता, तो वो भी खर्चा एमएसपी की गणना में होगा, जैसी बात है। तो इसमें A2 प्लस एफएल हो गया। वो फार्म लेबर, फार्मर की खुद की लेबर बेचारे की, वो अपने खेत में मजदूरी कर रहा है, वहां मजदूरी नहीं करके और जगह मजदूरी करता तो उसको कुछ पैसा मिलता। तो ये हो गया A2 प्लस एफएल। तीसरा फॉर्मूला C2 में A2 आ गया, इनपुट का सारा खर्चा आ गया, फार्म लेबर आ गई, साथ में ये जमीन थी इसकी। अगर ये खेती नहीं करके किसी को किराए पर दे देता जपाई पे, तो इसको पैसा इनकम होता, तो वो इनकम भी भूमि के किराए से जो इनकम होती वो भी C2 में जोड़ेंगे। और साथ में कुछ ना कुछ पैसा लगाया होगा खेती में, अगर वो खेती में वो पैसा नहीं लगा के किसी को उधार दे देता, बैंक में जमा कर देता, उसको ब्याज मिलता। तो ब्याज और भूमि किराया, ये दो चीज और जोड़ दो तो एमएसपी का गणना होगी। अब जाहिर सी बात है बच्चों, किसान या किसान संगठन किसको पसंद करेंगे? किसमें ज्यादा एमएसपी निर्धारण होगा? तो जाहिर सी बात है A2 तो बहुत संकीर्ण है, A2 प्लस एफएल में थोड़ा और ज्यादा होगा और C2 में सबसे ज्यादा होगा। तो मैंने बताया था गवर्नमेंट किसको दे रही है अभी आज की डेट में, जो भारत में गणना की जा रही है ना, C2 A2 प्लस एफएल की जा रही है। और किसान आंदोलन क्या चाहते हैं? C2। अब मैं बताता हूं एक मिनट के लिए। किसान आंदोलन का अगर आपने ढंग से सुना होगा तो बार बार में उसमें एक चीज आती थी, स्वामीनाथन कमेटी को लागू करो। स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश को लागू की जाए।
पढ़ा होगा आपने राकेश टिकैत जी के मुंह से या कई किसान नेताओं के मुंह से बार बार सुना होगा कि स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश लागू की जाए। तो क्या सिफारिश है इसकी? बेसिकली 2000 के दशक में 2003-4 के आसपास ये स्वामीनाथन कमेटी बैठी थी। इसमें इन्होंने बताया कि जो एमएसपी है ना उसकी गणना C2 फॉर्मूले पे होनी चाहिए, पहली बात, ठीक है। और C2 के ऊपर 50% लाभ दिया जाना चाहिए। मतलब C2 के आधार पर गणना करो एमएसपी की और उसके ऊपर 50% किसान का लाभ होना चाहिए। C2 तो सारा खर्चा शामिल है, तो किसान का प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 50% होना चाहिए। तो C2 + 50 एमएसपी होनी चाहिए। जबकि अभी मैंने बताया था गवर्नमेंट अभी क्या दे रही है, गवर्नमेंट भी कह रही है कि हम है ना किसान को 50% लाभ दे रहे हैं, पर वो किस पे दे रहे हैं? वो इस A2 + FL, यह तो पूरा खर्चा हो गया, इसके ऊपर 50% दे रहे हैं। वो गवर्नमेंट अपनी जगह सही कह रही है कि हम है ना जो किसान की जितनी लागत आ रही है उसका 50% किसान को लाभ दे रहे हैं, जाहिर सी बात है A2 + FL का 50% दे रहे हैं। लेकिन ये A2 + FL संकीर्ण है। जो स्वामीनाथन साहब ने सिफारिश करी थी वो करी थी C2 + 50% की। स्वामीनाथन जी को आप जानते होंगे भारत में हरित क्रांति के पिता थे, बहुत बड़े कृषि वैज्ञानिक हैं, आज तक के भारत के इतिहास के मतलब आजादी के बाद सबसे बड़े कृषि वैज्ञानिक रहे हैं। इनकी कमेटी की रिपोर्ट बहुत फेमस है। ये एक गए कि C2 का कितना होना चाहिए? 50 होना चाहिए। अब जाहिर सी बात है अगर सरकार इस फॉर्मूला A2 + FL को छोड़ के C2 पर जाए तो एकदम से एमएसपी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? भाई C2 में दो चीजें और जुड़ जाएगी, भूमि का किराया। तब 1 बीघा की भूमि का किराया गांव में 10-12 हजार 15 हजार तक भी जाती है, जपाई कराते हैं, तो इतना और बढ़ेगा ना, तो एमएसपी बहुत बढ़ जाएगी। तो एमएसपी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो फिर वो कंज्यूमर को नुकसान करेगी, उपभोक्ताओं को नुकसान होगा। कई चीजें हैं, केवल हम एक तरफा नहीं देख सकते, उस पर हम बाद में डिबेट करेंगे कि वो सही गलत क्या है और कितना एमएसपी होना चाहिए। पर ये आपको क्लियर हो गया नहीं हो गया फॉर्मूले? अब इसमें एग्जाम में पूछ सकते हैं A2 में क्या क्या शामिल होता है, A2 + FL में क्या शामिल होता है, C2 में क्या शामिल होता है, स्वामीनाथन जी कमेटी जो थी उसने क्या सिफारिश करी थी एमएसपी की? तो C2 + 50% करी थी बच्चों। और वर्तमान में गवर्नमेंट किसको फॉलो कर रही है? तो वर्तमान में गवर्नमेंट A2 + FL को फॉलो कर रही है। शायद कई एग्जाम में पूछा भी गया है, C2 को नहीं कर रही। और जो किसान आंदोलन में मांग थी वो क्या थी? आपने सबने सुना होगा ना, तो यही थी वो कि स्वामीनाथन कमेटी की जो सिफारिश है उसको लागू किया जाए। स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश क्या है? C2 + 50 ये लागू होते हैं एमएसपी एकदम बढ़ जाएगी, तो उसका लाभ किसान को मिलेगा। पर उसके कई दुष्परिणाम भी होंगे, वो उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे एमएसपी की क्या अच्छा है क्या बुरा है। एमएसपी के पॉजिटिव बातें, एमएसपी के पॉजिटिव और एमएसपी का क्या नेगेटिव परिणाम भी निकला है, दो चीजें हम पढ़ेंगे। तो पॉजिटिव तो क्या है? किसान के लिए अच्छा है। किसान को क्या होता है? आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होती है। ठीक है, किसान को आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होती है। दूसरा, कीमतों में स्थिरता होती है। आप देखोगे जिन फसलों की एमएसपी सरकार डिसाइड करके परचेज करती है उनकी कीमतों में बहुत उतार चढ़ाव नहीं आता, कीमतों में स्थिरता होती है। जैसे गेहूं देख लो, गेहूं की कीमतों में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता, लेकिन धनिया देखो, धनिया की कीमतों में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होता है। इसलिए होता है बच्चों क्योंकि एमएसपी नहीं होती। एमएसपी नहीं होगी तो बाजार में जो ब्रोकर वगैरह होते हैं वो अपने हिसाब से मार्केट को सेट करते हैं, जानबूझ के रेट कम कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, वो अपने सहूलियत के हिसाब से। एमएसपी है तो कोई रेट कम कर नहीं सकता, क्योंकि उसको बाजार में कोई जो कारोबारी आड़ती को माल ही नहीं बेचेगा, सरकार को जाके बेच देगा। इसलिए एमएसपी में क्या होता है, जो प्राइसेज होती है ना उनमें स्टेबिलिटी होती है, ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता। ज्यादा ये जो बिचौली लोग होते हैं वो फसल की कीमत को ज्यादा चेंज नहीं कर पाते, उसमें ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं ला सकते। तो किसान को तो आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होगी, कीमतों में स्थिरता होगी। एक काम और हो सकता है इससे एमएसपी के माध्यम से क्रॉपिंग पैटर्न का डिसाइड हो सकता है। क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब होता है कौन सी फसल कहां बो रहे हैं का डिसाइड किया जा सकता है। सपोज करो बच्चों गवर्नमेंट को लग रहा है कि हमको देश में भूखे मर रहा है, गेहूं की ज्यादा जरूरत है, तो गेहूं की एमएसपी बढ़ा दो, तो किसान अपना आप जिस फसल की एमएसपी ज्यादा होंगी वो फसल की ज्यादा बुआई करेंगे, तो जाहिर सी बात है ज्यादा गेहूं उत्पादन होगा।
जैसे कि 1966-67 के दौर में जब हम देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं था, 70 के दशक में फॉरेन से हमको इंपोर्ट करना पड़ता था गेहूं चावल, तब सरकार ने गेहूं चावल पर एमएसपी देके प्रोडक्शन बढ़वाया। पंजाब में, हरियाणा में, वेस्टर्न यूपी में जो आज इतना बड़े लेवल पर गेहूं चावल की खेती होती है, वो कहीं ना कहीं इस एमएसपी की देन है। तो वहां पर क्रॉपिंग पैटर्न सरकार ने डिसाइड कर दिया। अब गवर्नमेंट क्या चाह रही है, आज की टाइम में गवर्नमेंट चाह रही है कि गेहूं चावल नहीं, दाल, पल्सेज और जो ऑयल सीड होते हैं ना, खाद्य तेल, वेजिटेबल ऑयल, सरसों वगैरह, इनकी खेती को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि इन दो के मामले में अभी भी डिपेंडेंट है फॉरेन से, इंपोर्ट करते हैं बड़े मात्रा में दालों का और खाद्य तेल का भी। आपने पढ़ा होगा बीच बीच में मलेशिया से, इंडोनेशिया से अपन पाम ऑयल का इंपोर्ट करते हैं। तो गवर्नमेंट क्या चाह रही है वर्तमान टाइम में गवर्नमेंट चाह रही है कि जो हम दाल है और ऑयल सीड की खेती बढ़ाए। तो सरकार ने क्या किया, एमएसपी इनकी ज्यादा बढ़ाई। देखो मैंने अभी आपको शुरुआत में न्यूज के बारे में पढ़ा था, तब बताया था मैंने उस टाइम भी कि सरकार का जो अभी रणनीति है ना पिछले 2-4 साल से, या वो है कि खाद्यान्न पर एमएसपी कम से कम बढ़ाई जाए, न्यूनतम बढ़ाई जाए, और तेल और दालों पर जो फसलें होती है उन पर एमएसपी ज्यादा बढ़ाई जाए। तो सरकार दालों पर फसल एमएसपी बहुत ज्यादा बढ़ा रही है, ताकि किसान क्या करे, कुछ किसान गेहूं चावल से कहां शिफ्ट हो जाए, वो शिफ्ट हो जाए पल्स और ऑयल सीड पर, जिससे हमारा इंपोर्ट कम करना पड़े और देश दालों में और खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बन जाए। ये गवर्नमेंट चाहती है बच्चों, तो इसलिए इन पर ये एमएसपी ज्यादा बढ़ा रही है। अब आप कहोगे कि एमएसपी के नेगेटिव, अब आप कहोगे कि एमएसपी के भी नेगेटिव परिणाम हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। तो एक तो क्या हुआ, देखो शुरू में बच्चों क्या हुआ, जो एमएसपी थी ना, वो मैंने बताया था गेहूं चावल पर ज्यादा थी। तो जो पंजाब, हरियाणा ऐसे राज्यों में क्या हुआ, गेहूं चावल का उत्पादन तो बहुत बढ़ा, लेकिन क्या हुआ, दाल, खाद्य तेल, ये मोटे अनाज जैसे बाजरा, ज्वार वगैरह, इनकी खेती पर नेगेटिव प्रभाव पड़ा। इससे जो भारत में एमएसपी का है ना झुकाव गेहूं चावल के प्रति रहा, इसके दो कारण है। एक तो जब ये एमएसपी सिस्टम लागू हुआ तब क्या होता था, तब इंडिया भूखा नंगा देश था, तब हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में गेहूं पैदा नहीं होता था। दूसरा, सरकार जो अपने पीडीएस में बांटती है, गेहूं चावल ही बांटती है, कोई बाजरा तो बांटती नहीं है। तो बाजरे का गवर्नमेंट खरीद के करेगी क्या, गेहूं चावल खरीदेगी तो खाद्य सुरक्षा कानून में बांट देगी। इसलिए है ना, जो हमारे एमएसपी है उसका झुकाव गेहूं और चावल के प्रति है बच्चों। इसलिए इससे क्या हुआ, जो दाल, खाद्य तेल, मोटे अनाज जैसी फसलों की खेती पर नेगेटिव प्रभाव पड़ा है, उसका ज्यादा लाभ इन फसलों को नहीं मिला। दूसरा, एमएसपी में कुछ क्षेत्रों को लाभ मिला है, कुछ क्षेत्र और बड़े किसानों को लाभ मिला है। भाई एमएसपी ज्यादातर गेहूं चावल की होती है, और एमएसपी पे कहां ज्यादा खरीदारी होती है, पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में। मैं इसको एक बताऊं, पंजाब में जितने भी गेहूं पैदा होता है ना, उसका 90% के आसपास गवर्नमेंट खरीद लेती है। और राजस्थान में नहीं खरीदती, राजस्थान में मुश्किल से 2-5-10% भी खरीदती हो तो खरीदती हो, ये नहीं तो नहीं खरीदती। तो राजस्थान जैसे लोगों में आपने देखा होगा एफसीआई का सिस्टम ही बहुत कमजोर है। पंजाब में, हरियाणा में एफसीआई का सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। तो केवल कुछ राज्यों को इसका एमएसपी का लाभ मिला है। आपने देखा होगा बिहार में, एमपी में, यहां पे एमएसपी पर खरीदारी बहुत कम होती है। अधिकांश जो खरीदारी वो सरकार करती है ना, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी, ये 2.5 राज्यों में ही होता है। इसीलिए इन 2.5 राज्यों के किसानों ने धूम मचाई थी किसान आंदोलन में। बाकी राज्यों के किसानों को इतना इंपैक्ट क्यों नहीं हुआ किसान आंदोलन से? और इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उनको लाभ ही नहीं मिल रहा है एमएसपी का, तो उसका खत्म होने का कैसा बहाना देंगे तुम आंदोलन कराओगे। पंजाब में इनमें मुख्य मुद्दा क्या था किसान आंदोलन का, कि भाई सरकार जो नए कानून लेके आई है उससे क्या होगा, उससे है ना प्राइवेट मंडी अलाउड हो जाएगी। यही था पहला कानून, गवर्नमेंट मंडी के अलावा प्राइवेट मंडी को अलाउ कर देंगे, तो धीरे धीरे सरकारी मंडियां बंद हो जाएगी। सरकारी मंडियां बंद हो जाएगी तो सरकारी मंडी में क्या होता है, एमएसपी खरीद होती है। जब सरकारी मंडी बंद हो जाएगी तो एमएसपी कहां खरीद होगी, तो एमएसपी बंद हो जाएगी। तो एमएसपी बंद हो जाएगी तो हमारी तो रोजी रोटी खतरे में पड़ जाएगी।
तो पर ये एमएसपी खत्म होने की टेंशन किसको, जिसको मिलता है, तो पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी, इन राज्यों, इन जगहों से बहुत बड़े मात्रा में गवर्नमेंट एमएसपी पर माल खरीदती है। बाकी राज्यों से खरीदती बहुत कम है। आपने देखा होगा, हम तो सब राजस्थान के निवासी हैं, राजस्थान में कितना आप लोग गेहूं पैदा करते हो, कितना सरकार खरीदती है? बहुत कम खरीदती है, खरीदती नहीं कई साल, तो कोई बार खरीदती है तो बहुत कम खरीदती है, लिमिट बांध देती है, प्रति किसान 30 टन, 30 क्विंटल, 40 क्विंटल, 20 क्विंटल ऐसा लिमिट बांध देती है। जबकि पंजाब में जितना भी माल होता है उसका 90 से 95% तक भी गेहूं पूरा सारा किसान सीधा माल एफसीआई को बेच देते, सारे का सारा, जो और मंडी में व्यापारियों के पास काम ही नहीं है, पूरा गवर्नमेंट खरीद लेती है। तो इससे क्या हुआ, क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ा है बच्चों। मैं आपको एमएसपी के नेगेटिव परिणाम बता रहा हूं। तो एमएसपी में क्या किया, क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ा है, और इसका लाभ ज्यादातर बड़े किसानों को मिला है बच्चों। ज्यादातर एमएसपी का लाभ जो है ना बड़े किसानों को मिला है। बड़े किसानों के पास जमीन ज्यादा होती है, उनका माल भी ज्यादा पैदा होता है, और वही अच्छे से मंडी में बेच पाते हैं। इसलिए है ना, ये एमएसपी के दो दुष्परिणाम हो गए मुख्यतः। फिर इसका एक नेगेटिव क्या है, सभी फसलों पर नहीं है ये, सभी फसलों पर लागू नहीं है बच्चों, केवल 22+1 पे है। और 22+1 पर भी सरकार खरीद नहीं करती। आपने देखा होगा खोपरा वगैरह भी शामिल है इसमें। कौन सी गवर्नमेंट ने कभी खोपरा खरीदते देख लिया आपने, या और कई सारी दाल वगैरह कहां खरीदते देख लिया? ज्यादातर गेहूं, चावल, चना और कभी कभी सरसों वगैरह खरीदती है, वो भी कई बार काटे नहीं लगते। इसलिए सभी फसलों पर नहीं है, केवल 22+1 पर ही ये लागू है। ये भी एक इसका नेगेटिव दुष्परिणाम है। इसके बाद बच्चों हम एमएसपी की कमेटी, एमएसपी से रिलेटेड कई कमेटी बनी थी। मैंने इनमें से एक तो आपको पढ़ा चुका हूं, क्या नाम था उसका, एमएस स्वामीनाथन कमेटी। दो 2003 के आसपास बनी थी। इसने क्या सिफारिश कर दी बच्चों, C2 + 50%। अभी लेटेस्ट में जो करंट में न्यूज रही थी वो किसान आंदोलन की मुख्य मांग थी। जब आपने देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री ने घोषणा करी कि तीनों कृषि कानून को रद्द किया जाता है, तब उन्होंने एक लाइन साथ में कही थी कि हम एमएसपी को डिसाइड करने के लिए कमेटी बनाएंगे। बाद में इस पर लेकर कई विवाद हुआ था, लेकिन अभी जो जुलाई 2022 में, काफी लेट बनाई थी, किसान संगठनों की मांग थी कमेटी बनाई जाए, तो जुलाई 2022 में गवर्नमेंट ने एमएसपी, नेचुरल फार्मिंग, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, इसके संबंध में एक कमेटी बनाई है। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा जो किसानों का मुख्य संगठन था, उसने इस कमेटी का बहिष्कार किया है। कई सारी उनकी समस्याएं थी, कई उनकी मांग थी, वो सरकार ने पूरी नहीं करी। उसमें आप लोगों को जाना नहीं, लेकिन इसका हेड कौन है ये अपन को याद रखना है कि जो एमएसपी कमेटी के अभी लेटेस्ट में गवर्नमेंट ने गठित करी है जुलाई 2022 में, उसका हेड कौन है? तो उसका हेड है बच्चों संजय अग्रवाल। संजय अग्रवाल आईएएस थे, आईएएस हैं, फॉर्मल शायद रिटायर्ड हो गए। ये जो एग्रीकल्चर हमारा मिनिस्ट्री है ना, उसके सेक्रेटरी थे पहले, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी थे, रिटायर्ड हो गए शायद अभी। तो इनकी अध्यक्षता में एक बहुत बड़ी कमेटी बनाई है, लगभग 30 मेंबर के आसपास हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के भी 3 मेंबर इसमें शामिल होने थे, लेकिन उन्होंने अपना नाम नहीं भेजे, तो इसलिए वो अभी 3 पद खाली हैं। बाकी इस कमेटी ने काम करना प्रारंभ कर दिया। और ये कमेटी का किसान आंदोलन के बाद में ये कमेटी गठित करती, उनकी मांग पर कमेटी गठित करी थी। अब ये कमेटी क्या रिपोर्ट देती है, क्या क्या इसमें मांगे मानी जाती है, ये भविष्य में है। जब भी इस कमेटी की रिपोर्ट आए तो आप लोग करंट जीके में इसको ध्यान रखें। ये कमेटी की रिपोर्ट बहुत इंपोर्टेंट होने वाली है भारत में। अब बच्चों लगे आप मैं बता दूं कि कमेटी क्यों बनाई थी। बेसिकली जो किसानों की भी एक मुख्य मांग थी, एमएसपी लीगल गारंटी। दी जाए, पढ़ा होगा ना, तो इतना चर्चाओं में था, इसके बारे में मैं आपको क्या बताऊं।
किसानों की इतनी, ये तो बहुत सबसे मुख्य मांग थी एमएसपी लीगल गारंटी। इसको लेके तो बाद में विवाद भी हो गया था किसानों के बीच में, आपस में, संगठनों के बीच में, कि किसान आंदोलन समाप्त किया जाए नहीं किया जाए। कुछ का कहना था कि भाई एमएसपी को जब लीगल गारंटी दी जाए, कानून पास किया जाए पार्लियामेंट में, तब हम आंदोलन समाप्त करेंगे। किसी ने कहा नहीं, सरकार ने कमेटी की बना दी है, अब कमेटी की रिपोर्ट का वेट किया जाए। तो फाइनली ये बात हुई कि भाई जो कमेटी की रिपोर्ट आएगी उसके बाद में निर्णय किया जाएगा आंदोलन का। तो इसका जो मुख्य मांग क्या थी, एमएसपी की लीगल गारंटी दी जाए। तो अभी की स्थिति में अब ये सब किसान ये मांग क्यों कर रहे हैं और इस पर क्या विवाद है और सरकार क्यों नहीं देना चाहती? जब इतने सारे किसान मांग रहे हैं तो किसान को तो वोट बैंक भी बहुत सारा है, तो गवर्नमेंट का क्या बिगड़ रहा है? वो दे दे तुरंत ही कि आज ही आ जाओ, आज ही पार्लियामेंट में कानून पास कर देते हैं। पार्लियामेंट की भी जरूरत नहीं, सेशन की ऑर्डिनेंस जारी कर देते हैं, आज ही होगी लीगल गारंटी। तो गवर्नमेंट क्यों नहीं दे रही? क्यों इतना उस पर विवाद है? और अभी की गवर्नमेंट नहीं, लगभग 60 साल से ये एमएसपी सिस्टम चल रहा है। कई बार तो किसानों के खुद के ही प्राइम मिनिस्टर बने, जैसे चौधरी चरण सिंह। तो इन लोगों ने क्यों नहीं दी फिर लीगल गारंटी? अगर संभव थी तो क्यों नहीं संभव है, ये मैं आपको बताऊंगा। और क्या इसका मतलब है? जो वर्तमान में एमएसपी है बच्चों, वो मैंने बताया 22+1 क्रॉप के लिए है। इनमें से भी 3-4 क्रॉप पर ही खरीदारी होती है, जैसे वीट है, गेहूं है, राइस है, मस्टर्ड है, सरसों है, चना है। ये 4-5 फसलों की खरीद होती है, वो भी लिमिटेड होती है। देखा होगा ना, लिमिट बांध देते हैं। जैसे राजस्थान में चना खरीदेगी सरकार, कांटा लगेंगे, लेकिन पर फार्मर 30 क्विंटल खरीदेंगे, 40 क्विंटल खरीदेंगे, ऐसे लिमिट बांध देती है। तो एमएसपी का फायदा मिल ही नहीं रहा। एमएसपी का फायदा केवल गेहूं और चावल में मिल रहा है। बाकी इतने सारे किसान हैं, इतनी फसलें वो उगाते हैं, तो उनको क्या, उनको एमएसपी का लाभ नहीं मिल रहा, तो उनको घाटा लग रहा है। तो इसलिए क्या किया जाए, लीगल गारंटी दी जाए। अब मैं आपको बता देता हूं लीगल गारंटी, उसमें क्या अंतर है। देखो बच्चों, कोई भी योजना, जैसे सिंपल मैं आपको इसको नरेगा के माध्यम से बताना चाहूंगा, फिर इसको लीगल गारंटी को मैं और समझाऊंगा। सपोज करो कोई भी गवर्नमेंट है, भारत सरकार, राज्य सरकार, कोई भी हो सकती है, उसने एक स्कीम लॉन्च करी, 100 दिन का रोजगार देंगे, ठीक है। आ जाओ, गड्ढे खोदो, 100 दिन का काम लो, पैसे ले लो। अब यहां पर मान लो मांगने गए रोजगार। अब सपोज करो गवर्नमेंट ने इस स्कीम में 100 करोड़ का फंड रखा था, लोग काम मांगने गए, 100 दिन मिला भी सही, लेकिन 100 करोड़ खत्म हो गया, समाप्त। अब काम मांगने जाएगा मजदूर, तो उसको काम नहीं मिलेगा। यह है नॉर्मल स्कीम, नॉर्मल सिस्टम यह है कि जैसे बजट खत्म, योजना खत्म, योजना का लाभ फिर नहीं देता, वो रुक जाता है। ऐसा कई जगह होता है। साइकिल वितरण में राजस्थान में इतनी योजना चल रही है, विकलांगों के लिए साइकिल वितरण, कोई स्कॉलरशिप का, इनका क्या सब लिमिटेड बजट होता है, वो बजट तक तो वितरण करती है गवर्नमेंट, उसके बाद बंद कर देती है। जबकि इसी अगर स्कीम को लीगल गारंटी दे दी जाए, लीगल गारंटी करके क्या बना दिया, मनरेगा। मनरेगा ये तो अंतर है, मनरेगा बाकी योजनाओं से क्या अलग है? मनरेगा बाकी योजनाओं से अलग है इसलिए कि बाकी तो योजनाएं, ये एक गारंटी एक्ट है, गारंटी है, ये लीगल गारंटी, कानून बना हुआ है। तो इसमें आदमी 100 दिन का रोजगार मांगने जाएगा तो गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा, मना नहीं कर सकते। कानून ने, कानून के उल्लंघन में कोर्ट में जाया जा सकता है। तो गवर्नमेंट को यहां पर काम मांगने जाएगा 100 दिन का आदमी, तो देना ही पड़ेगा। यहां तो टाल देगा कि नहीं अभी पैसे नहीं है, फंड नहीं है, अभी बाद में करेंगे, चालू करेंगे योजना जब दिखी जाएगी। लेकिन जब लीगल गारंटी हो जाती है तो उसको, गवर्नमेंट को काम करना ही पड़ता है। इसलिए बच्चों, किसान इसकी लीगल गारंटी की मांग कर रहे हैं। लीगल गारंटी की मांग कर रहे हैं। इससे क्या होगा, सरकार बाध्यकारी होगी कि 22+1, अभी हो सकता है इसको बढ़ा दे, पर फिलहाल जो मैं बता रहा हूं, ये 23 फसल है। पूरे इंडिया में जितना भी प्रोडक्शन हो वो गवर्नमेंट को खरीदना पड़ेगा। और इसमें मैंने आपको नहीं बताया, जो एफसीआई पे एक कमेटी बनी थी, एफसीआई पर शांता कुमार समिति 2015 में बनी थी बच्चों।
शांता कुमार समिति, इसने कहा था कि केवल 6% किसानों को इसका लाभ मिल रहा है। शांता कुमार समिति की रिपोर्ट है कि केवल 6% किसानों को ही एमएसपी का लाभ मिल रहा है, बाकी को एमएसपी का लाभ नहीं मिल रहा है। क्योंकि एमएसपी कहने को तो 23 फसलों के लिए है, लेकिन सरकार खरीदारी नहीं करती, केवल 2-3 फसलों की खरीदारी करती है। वो भी करती तो चुनिंदा जगह से करती है। पंजाब हरियाणा किसानों को तो इससे लाभ मिल रहा है, पश्चिम यूपी से वहां से गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है। लेकिन महाराष्ट्र, कर्नाटका, राजस्थान ऐसे राज्यों से किसानों को इसका बहुत कम ही लाभ मिल रहा है। पूरे इंडिया में केवल 6% फार्मर को ही एमएसपी का लाभ मिल रहा है, तो 90% तो किसान इसके दायरे से बाहर हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या चाहते हैं? ऐसी स्थिति में चाहते हैं लीगल गारंटी। अगर लीगल गारंटी हो जाएगी तो गवर्नमेंट को ये जितने भी 23 फसलें हैं, इनके सारा माल, जितना भी माल प्रोड्यूस होगा वो खरीदना ही खरीदना पड़ेगा। तो सारे 100% किसानों को इसका लाभ मिलेगा बच्चों। सारे 100% किसानों का, जो 23 फसलें हैं इनका 100% पैदावार गवर्नमेंट खरीदनी पड़ेगी। अगर बाजार से भाव कम है, बाजार में कब खरीदना पड़ेगा? जब बाजार भाव एमएसपी से कम हो। ठीक है बात। तो ये है लीगल गारंटी का मतलब। बेसिकली 100% जो माल है वो 23 फसलों का गवर्नमेंट खरीदे। अभी के डेट में तो 6% किसानों को लाभ मिल रहा है, तो 94% किसान तो की स्थिति तो खराब है ना बच्चों। और उससे भी चुनिंदा राज्य पंजाब हरियाणा इनको लाभ मिल रहा है, बाकी राज्यों को तो कोई लाभ ही नहीं मिल रहा। तो इसलिए ये मांग कर रहे हैं लीगल गारंटी की। जो लीगल गारंटी से ये होगा। अब इसका लीगल गारंटी के पॉजिटिव तो बड़े बड़े बात है। किसानों का सारा माल खरीद लेगा तो किसानों का वही जो एमएसपी के सारी पॉजिटिव बातें वो यहां हो जाएगी। किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, फसलें भी अच्छे पैदावार कर सकते हैं, कई सारी चीजें इसमें आ जाएगी बच्चों। लेकिन अब इसका मुद्दा यह नहीं है कि एमएसपी को लीगल गारंटी का क्या फायदा है। फायदा तो सबको ही पता है, सारे किसानों को इसका लाभ मिलेगा, छोटे किसानों को भी मिलेगा, जिन राज्यों में भी लाभ नहीं मिल रहा वहां भी मिलेगा। तो फिर ये गवर्नमेंट लागू क्यों नहीं कर रही? और आज दिन तक इतनी सरकारें आई, चलो ये मान लो ये सरकार बदमाश है, तो पुरानी सरकारों ने क्यों नहीं किया? जबकि कई किसान ही प्रधानमंत्री बने हैं। खुद देवेगौड़ा रहे, तो देवेगौड़ा बहुत बड़े किसान है कर्नाटक के। खुद चौधरी चरण सिंह साहब इतने बड़े किसान नेता हैं, तो क्यों नहीं लागू किया है उन्होंने? ऐसा क्या था? तो बच्चों बेसिकली बात है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कैसे नहीं है? एक तो सरकार के पास इतने बड़े संसाधन ही नहीं है। सपोज करो अभी आज की डेट में आप लोगों ने बार बार सुना होगा एफसीआई के गोदाम में माल खराब हो गया, गेहूं खराब हो गया, चावल खराब हो गए। एफसीआई गोदाम फुल थे तो बाहर ही ना गेहूं चावल पड़े थे, तो वो है ना बारिश में गल गए, सड़ गए, या चूहे काट गए। ऐसा बहुत सारा खोना होगा। तो संसाधन नहीं है, गोदाम में नहीं है। इतना माल गवर्नमेंट खरीद ले तो भरेगी कहां? संभव ही नहीं है। अभी जो आज की डेट में इतनी कम परचेजिंग हो रही है, इतनी कम प्रोक्योरमेंट कर रही है गवर्नमेंट, उसको रखने के लिए जगह नहीं है गवर्नमेंट के पास में। वही वही रखा सड़ रहा है एफसीआई के गोदामों में। तो गोदाम नहीं है, लॉजिस्टिक्स से और चीज नहीं है, एफसीआई की कैपेसिटी नहीं है इतनी खरीदने की और उसको स्टोरेज करने की और ट्रांसपोर्टेशन की। तो ऐसी स्थिति में सरकार इसको लीगल गारंटी कैसे दे सकती है? सरकार सपोज करो आज अगर कानून बना देती है, अभी नवंबर में दिसंबर में लीगल गारंटी दे देती है, तो मार्च में खरीदारी करनी पड़ेगी। खरीदारी करनी पड़ेगी तो कौन करेगा खरीदारी? एफसीआई के पास न स्टाफ है, न कोई कर्मचारी है, इतना न उनके पास इतनी क्षमता है। खरीद लिया तो उसको रखोगे कहां? कोई गोदाम नहीं है, गोदाम फुल पड़े हैं। तो ऐसी स्थिति में इस संसाधन पर्याप्त नहीं होने की वजह से नहीं खरीद। दूसरा, वित्तीय क्षमता। इतनी बड़ी मात्रा में सरकार अगर इतनी फसलों को खरीदेगी तो सरकार का फाइनेंशियल पॉसिबल ही नहीं है ना। सरकार के पास इतना पैसा भी तो होना चाहिए बच्चों। 23 फसलें के 100% अगर सरकार खरीदेगी लीगल गारंटी देके, तो इतना पैसा कहां से लाएगी गवर्नमेंट? पूरा ऐसा एक रिकॉर्ड था कि आधे से ज्यादा बजट की राशि उसी में चल जाएगी केवल इसमें एमएसपी में। तो ये वित्तीय रूप से संभव नहीं है यूनिवर्सल करना सारी फसलों को 100% खरीदे। गवर्नमेंट वही टारगेटेड रणनीति अपना रही है, जो चुनिंदा जगह से जहां पर गेहूं पैदा ज्यादा हो रहा है, चावल ज्यादा पैदा हो रहा है, वही खरीद रही है। और तीसरा इसका एक और रीजन हो सकता है बच्चों, गवर्नमेंट क्या करेगी?
गवर्नमेंट ने खोपरा खरीद लिया सपोज करो एमएसपी पर, तो क्या करेगी गवर्नमेंट उसका? गेहूं गवर्नमेंट खरीदती है, गेहूं, चावल, चना, ज्यादातर ये खरीदती है। ये क्या करती है? पीडीएस में बांट देती है, पीडीएस में बांट देती है, और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून में 3 रुपए किलो, 2 रुपए किलो में गेहूं में। तो इनका तो मत तो भी है। अब गवर्नमेंट ने खोपरा खरीद लिया, उसको क्या करेगी खोपरे को? बताओ, कुछ नहीं हो, पड़ा पड़ा खराब ही होगा। तो ऐसी स्थिति में हर फसल को गवर्नमेंट के द्वारा खरीदा जाना संभव भी नहीं है और व्यावहारिक भी नहीं है। न ये फाइनेंशियल संभव है, न ये रिसोर्स के हिसाब से संभव है, न ये गवर्नमेंट का कोई ऐसा काम के लिए संभव है। तो फिर क्या हो? तो इसका एक है ना जो तरीका हो सकता है, वो एक एमपी में बहुत बड़ी स्कीम आई थी, फेमस हुई थी बीच में। हालांकि अभी इसका पता नहीं क्या स्टेटस, मुझे आज नहीं पता, लेकिन कई लोग ये देते हैं कि भावांतर भुगतान योजना लागू की जा सकती है एमएसपी की लीगल गारंटी की बजाय। तो कैसे? इसमें क्या करते हैं बच्चों, गवर्नमेंट कुछ प्रोक्योर वगैरह नहीं करती, कुछ भी खरीद नहीं करते। सपोज करो बाजार में भाव 6,000 रुपए है कोई दाल का, और ये बाजार में 5500 बिक रही है, तो किसान क्या करे? ये बाजार में जाके बेचे, गवर्नमेंट 500 रुपए इसके खाते में ट्रांसफर कर देगी। तो कहीं न कहीं सारा चीजें गवर्नमेंट खरीदे तो गवर्नमेंट की लागत भी बढ़ती है। अब मैं आपको एक बार बताऊं, जो अभी जैसा कि सपोज करो 21 रुपए किलो गेहूं की एमएसपी है, लेकिन जो एफसीआई खरीदती है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इसकी इकोनॉमिक कॉस्ट लगभग 27 रुपए पड़ती है। भाई एमएसपी के कर्मचारी हैं, एमएसपी के गोदाम है, गोदाम किराए पे लगा, वहां माल भरेगा, मंडी में जाके कांटे लगाएंगे, वहां आदमी बैठेंगे, ट्रक आएंगे, ट्रक लोड होंगे, उनके ट्रांसपोर्ट, ये सब खर्चा इतना बढ़ता है। तो ये 6 रुपए खर्चा तो बेकार में जा रहा है ना गवर्नमेंट का, जा रहा नहीं जा रहा? बताओ। तो इससे बढ़िया है ना, मान लो सपोज करो अगर गेहूं का बाजार में भाव 18 रुपए किलो ही है, तो सीधा 3 रुपए किलो इसे खाते में डाल दो ना किसान के में, जो 6 भी बचेंगे, केवल 3 में काम हो जाएगा। जबकि यहां तो 27 लग रहे थे, 9 रुपए किलो ज्यादा खर्चा बढ़ रहा था। तो कहीं ना कहीं एमपी में जो एक स्कीम लागू चल रही थी, हालांकि आज की डेट में कोई बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर लागू नहीं करी, इसको प्रयास करना चाहिए केंद्र सरकार को भी, राज्य सरकार को भी अपने अपने राज्यों में और बढ़िया तरीके से लागू करने की। मेरा तो ये ओपिनियन है बच्चों, लीगल गारंटी संभव नहीं है और उसमें खर्चा भी बहुत आता है। ये मैंने बताया जैसे गेहूं है, अब 21 रुपए किलो गेहूं गवर्नमेंट दे रही 27 रुपए किलो, तो क्या जरूरत है 6 रुपए किलो? इसके बजाय तो गवर्नमेंट है ना ये किसान को है ना 21 के बजाय 22 दे दे, तो कम से कम किसान का तो भला हो। ये एफसीआई का यूं ही लॉस हो रहा बिना बात ही, ट्रांसपोर्ट में, इनमें, गोदाम की किराए में, इनमें। तो कहीं ना कहीं ऐसे ये भाव अंतर भुगतान योजना जैसी योजनाओं पर विचार करना चाहिए और इस सिस्टम को लागू किया जाना चाहिए, ताकि वो जो अंतर की राशि सीधा किसान के खाते में चल जाए और बाजार भी डिस्टोर्ट नहीं हो। सारा लेन देन जो खरीद है ना किसान बाजार से ही करे, मंडी में ही करे। गवर्नमेंट समस्त फसलों को नहीं खरीद सकती, इतनी क्षमता नहीं है उसकी, और उसके बजाय ये भाव अंतर भुगतान योजना जैसी योजनाओं पर विचार किया जा सकता है। तो थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको आज एमएसपी के बारे में सब समझ में आ गया होगा। एक बार इसको शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। एमएसपी सबसे पहले तो क्या है तो मैंने बता दिया, न्यूनतम मूल्य है जिस पर गवर्नमेंट किसान का उपज खरीदेगी। अगर बाजार में इससे ज्यादा भाव है तो बाजार में बेचो किसान, कम भाव है तो एमएसपी पे बेचो। मतलब एमएसपी पे तो सरकार खरीद ही लेगी, ये गारंटी है कि इतने रुपए किलो तो किसान को मिलना ही मिलना है। कब से लागू हुई थी बच्चों? तो मैंने बताया था कि हरित क्रांति के साथ ही लागू हुई थी। कितनी फसलों पर लागू हुई थी? तो मैंने बताया था 22+1। ये एक यहाँ क्या है, गन्ना है बच्चों। ये गन्ने का को एमएसपी नहीं कहते, इसको कहते हैं फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेज। इसके बाद इसको मैंने कुछ पॉजिटिव बातें बताई थी। पॉजिटिव बातें किसान के भलाई है, इसमें तो नेगेटिव भी बताया थी कि कुछ राज्यों में इसका लाभ मिला, क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ा है। पंजाब हरियाणा के किसानों ने कोई ज्यादा लाभ मिला है, क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ा है, बड़े किसानों को लाभ मिला है। इसके बाद इस पर कुछ कमेटी बनाई थी, स्वामीनाथन कमेटी वगैरह। फिर एमएसपी गणना कौन करता है? तो अपन ने पढ़ा था सीएसईपी का रोल क्या है, कैबिनेट कमेटी इकोनॉमिक अफेयर्स का क्या रोल है, फॉर्मूले पढ़े थे अपन ने, A2 प्लस FL C2, ऐसी चीजें पढ़ी थी ना। फिर इसके बाद में लास्ट में हमने 2022 में एक नई कमेटी बनाई है गवर्नमेंट ने, वो पढ़ी थी संजय अग्रवाल कमेटी। लास्ट में एमएसपी का हमने लीगल गारंटी देखा था। क्या लीगल गारंटी पॉसिबल है? तो भाई मेरी नजर में तो
ये पॉसिबल नहीं है। चाहे संयुक्त किसान मोर्चा कितना ही आंदोलन करे, मुझे लगता नहीं गवर्नमेंट इसको देगी, कोई भी गवर्नमेंट इसको देने की क्षमता नहीं है। इसलिए आज तक इतनी सरकारें बनी। वैसे भी कृषि तो राज्य का विषय है, तो चाहे तो राज्य सरकार भी कानून बना सकती है इस पे, तो लीगल गारंटी पर इतनी सारी राज्य सरकारें हैं, कई तो किसानों की घरेलू पार्टियां भी है, पर संभव नहीं है, वो व्यवहारिक नहीं है। इसलिए कोई भी जब राजनेता आता है ना, जब सरकार में आता है, तो फिर सरकार के हिसाब से सोचना पड़ता है, वो फिर किसान के साथ नहीं सोच सकता, उसको फिर सारे डायमेंशन लेके देखना पड़ता है। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।